हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिविल मंत्र में। साथियों, आज हमारा जो टॉपिक है जो यूनिट चल रहा है वो है टेली कम्युनिकेशन का क्वांटम है। मतलब हम रिवीजन कर रहे हैं। यहाँ पे यूनिट है पार्ट 2। यूनिट 2 का पार्ट 2 हम बात करवा रहे हैं। मतलब आज ये यूनिट 2 एंड हो जाएगा इस वीडियो में, फिर हम चलेंगे यूनिट 3 की ओर। तो साथियों, आपको मुझे पता है कि आप यूनिट 1 देख ही चुके होंगे, यूनिट 2 का पार्ट 1 वीडियो देख ही चुके होंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यूनिट 2 के पार्ट 1 में हमने क्या बात किया, तो कुछ बेसिक रिपोर्ट्स जो देखे थे मैंने। टेक्निकल रिपोर्ट क्या होती है, टेक्निकल राइटिंग क्या होती है, और थीसिस क्या होता है, सर्कुलर विटा क्या होता है, रिज्यूमे क्या होता है, टेक्निकल प्रपोजल हम इसमें देखने वाले हैं इस वाले पार्ट में। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पता करनी है, देखनी है। इसके पहले साथ में आगे बढ़ूँ तो आपका यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है। कहते हैं पूरे कम्युनिकेशन की जो जान है वो मैं आज बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। इसलिए वीडियो हो सकता है आपका 30 से 35 मिनट तक जा सकता है, मुझे कोई पता नहीं है। मुझे पता, आप यहाँ पे देखिएगा, आप मेरे साथ बने रहिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो साथियों, वीडियो के आगे जाने से पहले मैं आपकी गुजारिश करूँगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। सारे आप पूरी प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं। जो आज का हमारा यहाँ पे टॉपिक है वो है 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। यही साथियों यहाँ पे 2 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। एक ये रहेगा, एक रहेगा टेक्निकल प्रपोजल। तो पहले हम 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन बात करते हैं। तो इसको साथियों कहीं कहीं क्या होता है, 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन बोला जाता है। क्या? इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इसका मतलब क्या है साथियों, अभी आप समझ जाएंगे आगे चलते हुए। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, सारी चीज़ें बात करेंगे। 7 C's का मतलब क्या होता है, 7 C जिसको बोलते हैं, उसका मतलब क्या, सारी चीज़ें हम बात करने वाले हैं। तो ये हम पहले बात करते हैं आगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता क्या है। तो साथियों, हम जब बात करते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन की, तो यहाँ जानते हैं आप कि कम्युनिकेशन हम हमेशा बातचीत करते हैं कहीं किसी से कम्युनिकेशन तो करते रहते हैं। लेकिन इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहाँ से आ गया, ये क्या मामला है, क्या जड़ है, तो ये नहीं समझ में आता। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आराम से आसान भाषा में लिखी हुई है, ये हम इसको समझते हैं और इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। इफेक्टिव कम्युनिकेशन टेक प्लेस ओनली व्हेन लिसनर क्लियरली अंडरस्टैंड द मैसेज दैट द स्पीकर इंटेंटेड टू सेंड। मतलब कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी, वही हम उसी को इफेक्टिव कम्युनिकेशन बोल सकते हैं जब जो लिसनर है वही चीज़ समझ पाए जो स्पीकर वास्तव में बोलना चाहता है, जो समझाना चाहता है। अगर मैं 100% दे रहा हूँ, अगर आप 100% ले लिए, मेरी आइडिया आपके 100% तक पहुँच गई बिना किसी बैरियर के, तो वो आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहलाता है। ए स्पीकर मैसेज मस्ट बी डिलीवर्ड क्लियरली। और जो स्पीकर है, जो अगर कोई मैसेज डिलीवर कर रहा है तो उसको हमेशा क्लियर रूप से उसको डिलीवर होना है। और लिसनर क्या है, उसको आसानी से एक्टिव होकर के सुने, ये हमारे इफेक्टिव कम्युनिकेशन का पार्ट हो जाता है। अप्लीकेबल टू बोथ रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन। आपको पता होगा साथियों, यहाँ पे कई सारे कम्युनिकेशन होते हैं। दो आपको पता है, आप रिटन करके कम्युनिकेशन कर सकते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और नॉन वर्बल भी, जैसे आप गेस्चर यूज करते हैं तब भी आप कम्युनिकेशन करते हैं। तो हमको क्या करना है, ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन दोनों में यूज हो सकता है, चाहे आप रिटन में यूज करें चाहे वर्बल में। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मतलब कि हम जो चाहते हैं 100% हमारा डिलीवर हो जाए, और जो रिसीवर है, जो ऑडियंस है, जो लिसनर है, वो भी 100% हमारी बातों को समझ पाएँ। अगर ये ऐसा हो पा रहा है तो हम उसको बोलते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आइए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, बात करते हैं और क्या क्या बातें होती हैं, क्या ध्यान देनी है। जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है उसके फायदे क्या क्या, वो ध्यान दीजिएगा। जो हमारी प्रॉब्लम होती है आसानी से जल्दी सॉल्व हो जाती है, और अपने जो डिसीजन हम उसको जल्दी से बना पाएंगे। जो हमको डिसीजन लेना है, इसमें मुझे इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत ही हेल्प करता है, ये हमारे बात रखना है। और जो हमारे वर्क फ्लो होता है वो स्टडी हो जाता है, आसानी से हम अपने वर्क फ्लो को मेंटेन कर पाते हैं, और एक कलेक्ट्स के रूप में जो हमारे पीयर्स हैं उनके बीच एक स्ट्रांग बिजनेस रिलेशनशिप बन जाता है। अगर हमारी कोई क्लाइंट हैं, उनके साथ हमारा जो बिजनेस है, रिलेशनशिप है, वो आसानी से मजबूत हो जाता है, और प्रोफेशनल रिलेशनशिप होता है। क्योंकि साथियों, जब हम बात करते हैं हमारे जनरल लाइफ में, तो हम तो डेली उन लोग से मिल रहे हैं जिनको हम जानते हैं, लेकिन जब हम जाते हैं प्रोफेशनल में, बिजनेस में, तो हम नए लोगों से मिलते हैं। तो वहाँ पे हमारा कम्युनिकेशन ही एक ऐसा चीज़ होता है जिसके द्वारा हम रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, चाहे बिजनेस हो चाहे प्रोफेशनल हो। तो दोनों रिलेशनशिप वहीं से बिल्ड होता है, आपके कम्युनिकेशन के द्वारा। तो यहाँ पे और इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आपका जो कम्युनिकेशन वो हो इफेक्टिव हो, क्योंकि जो सामने वाला पर्सन है वो भी वैल्यूएबल है, वो भी रिस्पेक्टेबल है। आप उसकी रिस्पेक्ट करेंगे और वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा, तभी जाके आपका जो कम्युनिकेशन में इफेक्टिव हो पाएगा। और सारी चीज़ें हैं जो अभी मैं आगे बात करूँगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी बातें हुई थी। तो यहाँ पे बात होगी 7 C's होता क्या है। तो यहाँ साथियों 7 है, C है, ये C फॉर आप कैट जानते हैं ना, वही ये लेटर है। इस यहाँ पे कुछ 7 C हैं जो ये इसको एब्रीवेट किया गया है, उसी को हम बात करते हैं, तो वहीं पे उसका शॉर्ट फॉर्म हो जाता है 7C। अब C को अगर हम इलाबोरेट करें तो यहाँ पे कुछ आते हैं वर्ड, जैसे पहले C का वर्ड हो गया कंप्लीटनेस, कंसाइजनेस,
कंसिडरेशन, कंक्रीटनेस, क्लैरिटी, कोर्टसी, करेक्टनेस। इसको देखेंगे तो आपको यहाँ पे 7 मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये देखिए आप जो सभी 7 वर्ड हैं ये किससे शुरू हो रहे हैं, सी से शुरू हो रहे हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं हम क्या, 7 सी, और प्लूरल इसलिए हम बोल देते हैं 7 सीज। तो यहाँ पे आप समझिएगा, अब आपको थोड़ा सा इजी हो गया होगा कि ये होता क्या है। तो हाँ, इसको आपको याद रखना जरूरी है। अगर मान लीजिए अब मैं आगे तो आपको ये सभी चीज़ें लिखनी हैं, तो आप कम से कम आपको ये वर्ड याद होनी चाहिए ताकि आप इसको एक्सप्लेन कर पाएँ। तो पहला क्या है, कंप्लीटनेस है, कंसाइजनेस है, कॉन्सिडरेशन है, कंक्रीटनेस है। कंप्लीटनेस, कंसाइजनेस, कंसिडरेशन, कंक्रीटनेस, क्लैरिटी, कोर्टसी, करेक्टनेस। अभी साथ मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा डिटेल में। तो अब चलते हैं एक एक करके हम इसको समझते हैं। तो पहला हमारा आता है कंप्लीटनेस, मतलब कि हमारे इसमें क्या हो गया, जो हमारी कम्युनिकेशन है पूरी तरह से कंप्लीट होनी चाहिए, और जो हमारे फैक्ट हैं वो इट शुड कन्वे ऑल फैक्ट्स रिक्वायर्ड बाय द ऑडियंस। जो ऑडियंस की ज़रूरत है वो पूरी चीज़ें हम इसको डिलीवर करेंगे नहीं। कोई भी यहाँ पे लास्ट में कोई क्वेश्चन या कन्फ्यूजन न छूटा रहे, तो उसको हम बोलते हैं कंप्लीटनेस, कि हमारा जो सेंटेंस है, जो हमारा कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट है। द सेंडर मस्ट टेक इनटू कंसिडरेशन टू द रिसीवर्स माइंडसेट, और हमको रिसीवर का माइंडसेट क्या है उसको भी हमको समझ करके अपने वर्ड को, अपने सेंटेंस को कंप्लीट करना है, अपने कम्युनिकेशन को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है। और आगे बात करते साथियों, तो यहाँ पे कुछ और चीज़ आती है, फीचर्स इसके क्या क्या हैं। यहाँ पे कोई क्रूशियल मतलब कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन जो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे मिस ना हो पाएँ। यहाँ पे कुछ जो अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन दे पाए ये आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब कंप्लीट हो जाता है तो हम पूरी तरह से एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसके द्वारा दे जाते हैं। ये कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम एक बड़े ऑडियंस को कन्वे कर रहे हैं, और वहाँ पे क्या होता है कि कोई भी ऑडियंस आपको स्टेज पर है, वो दूरी है, तो वहाँ पर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन कर नहीं सकता। तो क्या होता है कि उसके अंदर एक क्वेश्चन छूटा रह जाता है। तो वहाँ पे हमको ऐसे अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है कि वहाँ पे कोई क्वेश्चन छूटा ना रह जाए। तो यहाँ पे हमारा आता है लीव नो क्वेश्चन। तो इसके फीचर्स हैं कंप्लीटनेस के। हम कंप्लीटनेस करते हैं, जब हमारा कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है तो ऐसे ये सारे फीचर्स होते हैं जो हमको ध्यान में आ जाते हैं, जो हमको हेल्प करती हैं। अच्छा, इसको पूरा कैसे करें, तो हमको जब हम कोई भी चीज़ हम डिलीवर करें तो हमको यहाँ पे 5W और 1H करना है। इसको हमको चेक करना है कैसे, हम कौन है, मतलब क्या हम डिलीवर करने जा रहे हैं, कौन है, क्या डिलीवर करने जा रहे हैं, कब डिलीवर करने जा रहे हैं, वेयर कहाँ किस जगह पर डिलीवर करने जा रहे हैं, या फिर हमारा क्यों डिलीवर करने जा रहे हैं। वेयर मतलब साथ यहाँ पे हो सकता है कि आप किन टारगेट, तो आपका ऑडियंस कौन से टारगेट ऑडियंस को आप यहाँ पे डिलीवर करने जा रहे हैं, और हाउ कैसे डिलीवर करने जा रहे हैं। यदि आप इन सभी चीज़ों को पैरामीटर से चेक करते हैं अपने कम्युनिकेशन को या फिर अपने प्रेजेंटेशन को, तो आपका यहाँ पे हो सकता है कि आपका जो आंसर हो या फिर जो आपका कम्युनिकेशन हो, जो आपकी डिलीवरी हो, वो कंप्लीट हो। तो ये सारी चीज़ ध्यान दीजिएगा। ये 5W हैं और 1H है, तो मतलब 6 चीज़ें हैं जो आपको जानते हैं क्वेश्चन वर्ड होते हैं। आप इनसे क्वेश्चन करके अपने कम्युनिकेशन को चेक कर सकते हैं कंप्लीट है कि नहीं। तो ये पहला हमारा कंप्लीटनेस हो गया। कंसाइजनेस की बात करें साथियों, कंसाइजनेस होता क्या है उसकी अगर बात करें तो यहाँ बोला गया है कि इट मीन्स वर्डीनेस, कम्युनिकेटिंग व्हाट यू वांट कन्वे एट लीस्ट पॉसिबल वर्ड। हमको जो हमारी वर्डीनेस है उतनी भारीपन नहीं होना चाहिए उसमें। हमको ये ध्यान रखना है कि हम जो बात कर रहे हैं उसको हम कम से कम वर्ड में, कम से कम पॉसिबल वर्ड में उसको हमको कम्युनिकेट करना है। बहुत सारे व्यक्ति हैं बोलते रहते हैं, हो सकता है वो सेंटेंस सिर्फ वो जो आइडिया उनका 2 सेंटेंस में डिलीवर हो जाए, लेकिन वो लंबी लंबी बातें करते हैं। तो ऐसा नहीं है, फिर वो कंसाइज नहीं रह गया। हमको कंसाइज करने, अपने सेंटेंस को छोटा करना है, ये समझिएगा इसमें। तो इसमें क्या है, आप ध्यान देखते हैं इसके फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं। यहाँ पे इसको हम कंसाइज किस कर सकते हैं, तो हमारा जो मेन मैसेज हम उसको हाईलाइट करें, हाईलाइट द मेन मैसेज। और यहाँ पे अवॉइड यूजिंग एक्सेसिव एंड नीडलेस वर्ड, हम उन वर्डों का यूज ना करें या फिर उन वर्डों का अधिक बार प्रयोग ना करें जिनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। प्रोवाइड शॉर्ट्स एंड एसेंशियल मैसेज इन लिमिटेड वर्ड, हमको छोटे और एसेंशियल जो आवश्यक मैसेज हैं उनको ही कुछ लिमिटेड वर्ड में हमको उपलब्ध करना है, उनको डिलीवर करना है। मैसेज बिकम्स अपीलिंग एंड कंप्रहेंसिबल टू द ऑडियंस, तो हमको जो मैसेज है इससे द्वारा क्या हो जाता है, वो अपीलिंग मतलब कि वो ऑडियंस को अपने ओर आकर्षित करता है, खींचता है, और ऑडियंस को समझ में आती है वो बातें जो हम यहाँ पे डिलीवर करने वाले हैं। तो यहाँ बोला गया मैसेज इज नॉन रिपीटिव इन नेचर, हमको जो मैसेज है उसको हम कई बार रिपीट ना करें। तो ये हमारा आ जाता है कंसाइजनेस, क्योंकि जब हम रिपीट करेंगे तो हमारा कहीं ना कहीं से आपको ये पता चलेगा कि हमारा जो सेंटेंस है वो लंबा हो रहा है, या फिर हमारा जो कम्युनिकेशन है वो लॉन्ग टाइम के लिए जा रहा है।
तो रिपीट करेंगे, टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा, जो ऑडियंस होगी वही बोर होगी, तो फिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं रह जाएगा। तो हमको ये चीज़ ध्यान देनी है कि हमारे सेंटेंस वो कंसाइज भी रहे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ वर्ड दिए गए जिनको हम एलिमिनेट कर सकते हैं और उसको हम इस वर्ड से यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम बोल रहे हैं एट दिस टाइम, एक वर्ड हम यूज करें एट दिस टाइम और वहीं पे अगर हम यूज कर रहे हैं नाउ, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे ये वर्ड ज़्यादा हो रहे हैं और यहाँ पे हम सिर्फ एक वर्ड से यहाँ पे उसको हम क्या कर दिया, सेंटेंस को कंसाइज कर दिया। तो हमको ये ध्यान देना है। जैसे यहाँ पे ड्यू टू द फैक्ट दैट, तो इसको ये लंबा वर्ड था, इसको हमने बिकॉज से कंसाइज कर दिया। तो इस प्रकार से कई सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिसको हम यूज करके अपने पूरे सेंटेंस को छोटा कर सकते हैं, कंसाइज कर सकते हैं। तो ये हमको ध्यान देना है कम्युनिकेशन के दौरान। साथ ही यहाँ पे ऐसे ही आप एग्जाम में लिख पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप ये चीज़ करने वाले हैं, अब ये चीज़ कर रहे हैं, मुझे ये भरोसा है, क्योंकि हर व्यक्ति की ज़रूरत है कम्युनिकेशन को इफेक्टिव होना। आगे चलते हैं साथियों, तो अगला हमारा आता है, जैसे यहाँ पर कई सारे वर्ड हैं। ड्यू टू द फैक्ट हमने बिकॉज यूज किया, इम्प्लॉयड द यूज ऑफ, इसको यूज्ड वर्ड से एलिमिनेट कर दिया, अल्टरनेटिव चॉइस, और कई सारे ऐसे वर्ड हैं जिनको हम यहाँ पे इसको सॉर्ट कर सकते हैं, ये सबको हटा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको सेंटेंस को कंसाइज कर सकते हैं। अगला आता है हमारा कंसिडरेशन। कंसिडरेशन, आइए बात करते हैं ये क्या होता है, समझते हैं आप। कंसिडरेशन का कुछ न कुछ मीनिंग आता ही होगा। तो यहाँ बोला गया इम्प्लाई स्टेपिंग इनटू द शूज ऑफ अदर्स, मतलब हम उनके सामने वाले के पूरे जो फीलिंग है उसको भी हम समझ रहे हैं, उनका माइंडसेट समझ रहे हैं। अभी आप बात चलेंगे, देखिए यहाँ पे टेक नोट ऑफ ऑडियंस व्यू पॉइंट्स, बैकग्राउंड, माइंडसेट, एजुकेशन लेवल। हमको जो ऑडियंस के उनके सभी चीज़ों को समझना है, वो उनका माइंडसेट कैसा है, उनका दृष्टिकोण कैसा है, नज़रिया कैसा है, उनका माइंडसेट, एजुकेशन लेवल क्या है, तभी तो हम अपने स्पीच को डिलीवर कर पाएंगे अच्छे से, तभी हम अपनी बातों को उनके सामने एक्सप्रेस कर पाएंगे। इन विसेज योर ऑडियंस दियर रिक्वायरमेंट इमोशनल प्रॉब्लम, अपने ऑडियंस को उनको बताइए कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनकी इमोशनल प्रॉब्लम क्या है, समझाना है उनको। डू नॉट हर्ट सेल्फ रिस्पेक्ट एंड इमोशन ऑफ ऑडियंस। जी हाँ साथियों, ऑडियंस आपके लिए वैल्यूबल है, आप सिर्फ एक हैं, लेकिन वहाँ पे ऑडियंस के नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा हैं, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को, इमोशन को आपको हर्ट नहीं करने, ध्यान दीजिएगा। इसलिए यहाँ पे कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। मॉडिफाई योर वर्ड्स टू सूट द ऑडियंस नीड, अपने वर्ड्स को ऐसे मॉडिफाई करिए कि वो ऑडियंस की ज़रूरत बन जाए, ये समझिएगा। आप बात व्यक्त करना चाहते हैं, लेकिन ये न सोचिए कि ये मेरी ज़रूरत है, नहीं, ये आपकी ज़रूरत है, ये चीज़ आपको चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, आपको चाहिए। जब उनको चाहिए तो आपको प्रॉफिट तो होगा ही होगा। कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पे इसको वर्ड को मॉडिफाई करें। कंसिडरेशन मतलब कि आप उनके लिए आए हैं, ऑडियंस के लिए, आप अपने लिए नहीं आए हैं। आप जो ऑडियंस है, जो आप शेयर करें, उनके लिए आप आए हैं, तब यहाँ पे आपका ये लगेगा कि हाँ, ये जो ऑडियंस ये समझेगा कि हाँ, ये जो बोल रहे हैं वो मेरे लिए बोल रहे हैं, मेरे हित में है, तो आप समझ जाएंगे। यहाँ पे आता है कंसिडरेशन। और आगे बात करें, यहाँ पे कुछ बातें आती हैं, इसके फीचर्स क्या हैं। एम्फेसाइज ऑन यू अप्रोच, यहाँ पे आपको आप यूज करना है। सो द ऑप्टिमिज्म टूवर्ड्स योर ऑडियंस, ठीक, जब आप यूज करेंगे तो ऑडियंस लगेगा कि हाँ, ये मेरी बात कर रहा है। एम्फेसाइज एंड एग्जिबिट इंटरेस्ट ऑडियंस टू स्टिमुलेट द पॉजिटिव रिएक्शन, यहाँ पे आप उनके पॉजिटिव रिएक्शन को स्टिमुलेट कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से फीचर कंसिडरेशन के द्वारा बात करके। ये बात करते हैं यहाँ पे। अगला आता है हमारा कंक्रीटनेस। हमने बात कंसिडरेशन में हमको यहाँ पे कुछ बातें करनी है, क्या कि हम उनके, हमारा जो ऑडियंस है, हम उनके लिए आए हैं, हम उनके बात कर रहे हैं, हम उनके रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हम उनका नज़रिए से बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे आता है कंक्रीटनेस। हम जो बोल रहे हैं, जो हमारा स्पीच है, या फिर जो हमारा राइटिंग है, जो हमारा रिपोर्ट है, या फिर कहीं जो हमारी कुछ भी जो डिलीवर करने वाले हैं, उसकी बात करें तो यहाँ बोला कि उसको कंक्रीट होना चाहिए। कंक्रीट साथ ही क्या है, ठोस होना चाहिए, उसमें कुछ फैक्ट और फैक्चुअल होने चाहिए। कैसे, यहाँ देखिए, बी पार्टिकुलर एंड क्लियर रेदर देन फजी एंड जनरल। पार्टिकुलर होना, हमको क्लियर होना चाहिए, जो भी हम यूज कर रहे हैं उसमें फजी या फिर कुछ ऐसे नॉर्मल नहीं, हमको जनरल नहीं बातें करनी है। इट स्ट्रेंथ द कॉन्फिडेंस, इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा और ये आपके जो स्पीच है, जो डिलीवरी है, उसमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाएगा। कंक्रीट मैसेज आर नॉट मिस इंटरप्रेटेड, अगर आपका मैसेज कंक्रीट मतलब कि ठोस है, आप फुल सपोर्टेड हैं। कंक्रीट मतलब सही, जिसको हम बदल ना पाएँ, कंक्रीट मतलब वही होता है जिसको हम बदल ना पाएँ, तो उसको हम कहीं किसी तरह से उसको हम मिस इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे और ऑडियंस भी वही समझेगी जो हम बोलना चाहते हैं। जैसे हम बोले हैं कि इस साबुन का कीमत 9 रुपये है, तो हमने जब 9 रुपये ऐड कर दिया, 9 रुपये सस्ता है, जो बाहर के मार्केट से 1 रुपये सस्ता है, 9 रुपये का है जो बाहर से 1 रुपये सस्ता है। तो हमने उनको बता भी दिया ना कि 1 रुपये सस्ता होते हुए इसलिए हमारा 9 रुपये का है। तो हमने इसको मैसेज पूरा कंक्रीट किया, हमने उसमें 9 रुपये डाला और क्या बात की, साबुन की बात की।
मैंने ये बोला नहीं कि ये चीज़ सस्ता है, पहले बोलेंगे ये कौन सी चीज़ है, साबुन है, फिर बोलेंगे ये कितना सस्ता है, 1 रुपये सस्ता है, कितने का है, 9 रुपये का है। तो हमको इस चीज़ चीज़ नहीं, हमको पूरा एक में बता देना है, कंक्रीट वर्ड डालना है। फीचर्स यहाँ पे क्या सकते हैं, इट इज़ सपोर्टेड विद स्पेसिफिक फैक्ट एंड फिगर। जैसे मैंने बताया फैक्ट क्या है, 9 रुपये साबुन है, वहीं पर हम उसमें वेट याद कर दें, इसका 50 ग्राम वेट है, तो ये हमारा क्या हो गया, फैक्ट हो गया, फिगर हो गया। इसके द्वारा हम अपने सेंटेंस को इस प्रकार से डाटा ऐड करके हम अपने सेंटेंस को कंक्रीट बना सकते हैं और ठोस बना सकते हैं। मेक यूज वर्ड्स दैट आर क्लियर एंड दैट बिल्ड द रिप्यूटेशन। हमको उस वर्ड को यूज करने हैं जो क्लियर हो और हमारे रिप्यूटेशन को बिल्ड बना सकें। तो यहाँ पे ये हमारे कंक्रीटनेस के फीचर होते हैं। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, यहाँ पे कुछ एक है, यहाँ पे देखिए ये एग्जांपल है, एक एग्जांपल ये है, एक एग्जांपल ये है। यहाँ पे वैल्यू जनरल इंडिफिनिट, ये इसका कोई यहाँ पे इसमें आप यहाँ से कई सारे क्वेश्चन यहाँ पे उठा सकते हैं। जैसे बोला कि स्टूडेंट ऑफ जीमेट, ये जीमेट मान लीजिए कॉलेज है, स्कोर्स आर हायर। ये जीमेट स्टूडेंट के जो स्कोर हैं वो हायर हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन उठ सकते हैं, कैसे हायर हैं, कब से हायर हैं, कितना हायर है, या फिर ये बहुत सारे क्वेश्चन उठ सकते हैं। तो यहाँ पे इसको कंक्रीट और प्रिसाइज किया गया किस प्रकार से, देखिएगा। इन 1996 द जीमेट स्कोर्स एवरेज 600, बाय 1997 दे हैड राइजन टू 610। मतलब कि 1996 में उनका एवरेज स्कोर 600 था, लेकिन अब 1997 में 600 हो गया, जो लास्ट टाइम से हायर है। तो इस प्रकार से हम अपने जो सेंटेंस हैं उनको हम कंक्रीटनेस प्रोवाइड करवा सकते हैं। आगे बात करते हैं क्लियरिटी। हमारा जो सेंटेंस होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए। क्लियरिटी इम्फेसाइज ए स्पेसिफिक मैसेज और गोल एट अ टाइम रेदर देन ट्राइंग टू अचीव टू मच एट वंस। मतलब हम जो सेंटेंस यूज कर रहे हैं हम उसमें एक क्लियरिटी होनी चाहिए कि हम एक बार में एक ही संदेश दें, एक ही मैसेज दें, वो स्पेसिफिक मैसेज हो और एक जो गोल हो एक टाइम पे एक ही मैसेज या एक गोल दें। ऐसा नहीं है कि हम एक टाइम डिलीवर करें उसमें हम बहुत सारी चीज़ें डाल दे रहे हैं, बहुत सारा एम डाल दे रहे हैं, तो हमारी क्लैरिटी नहीं होती। ऑडियंस सोचे कि हम किस पे काम करें, किस पे वर्क करें, हम इसमें से कौन सा आइडिया लें, तो हमको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। इससे हमको सेंटेंस में क्लैरिटी होनी चाहिए। इसके फीचर्स क्या हैं, इट मेक्स अंडरस्टैंडिंग ईजियर। इससे हमारा जो ऑडियंस है या फिर जो इसको हम डिलीवर कर रहे हैं, जो हमारे रीडर है, उसकी अंडरस्टैंडिंग ईजियर और आसानी से समझ पाएगा। क्लैरिटी ऑफ थाट्स एंड आइडियाज इन्हेंस द मीनिंग। और यहाँ पे जो क्लैरिटी थाट्स हैं या फिर आइडियाज, उसकी मीनिंग क्या होती है, इन्हेंस करते, मीनिंग को इन्हेंस करते हैं और आसानी से समझ में आ जाता है। आगे बात करते हैं, जैसे यहाँ पे यूज सिंपल वर्ड, सब्सिक्वेंट, लेटर। यूज सिंपल वर्ड्स हम सब्सिक्वेंट यूज कर रहे हैं, लेकिन हमको पता नहीं कि वो समझ पाएगा नहीं समझ पाए। हम एक्सीड यूज कर रहे हैं, वहीं पर हम सिंपल यूज एग्री कर देते हैं। इंडिवियर ट्राई हो सकता है, और यहाँ पे सुपरसीड है, यहाँ पे रिप्लेस हो सकता है, डिस्क्लोज। तो हम सिंपल वर्ड अगर हम यूज कर रहे हैं तो जो रीडर है वो आसानी से समझ पाएगा और क्लियर रहेगा। क्योंकि आप अगर मान लीजिए कोई बुक राइट कर रहे हैं, राइटिंग में बड़े बड़े लेंदी वर्ड आप यूज किए हैं, तो वो जाके फिर वोकैबुलरी सर्च करेगा, उसमें उसका टाइम जाएगा, फिर वो उसकी हो सकता है वो डिस्टर्ब हो जाए। तो इसलिए आप सिंपल यूज कीजिए ताकि उसका जो इंटेंशन है, जो उसका टेंशन है, वो बना रहे। कोर्टसी, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, कोर्टसी क्या होता है, सोज सेंडर्स एक्सप्रेशन एंड रिस्पेक्ट टू द रिसीवर। इसमें हम क्या है कि सेंडर जो हम बोल रहा है, सेंडर से यहाँ क्या साथियों, जो स्पीकर है, जो रिसीवर मान लीजिए इसको हम लिसनर बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन हमको शो करना है, एक्सप्रेशन बात करने हैं, ऐसे एक्सप्रेशन शो करने हैं, और हमको रिसीवर के रिस्पेक्ट करना है, जो हमारे लिसनर हैं, जो हमारे ऑडियंस है, वो उनका रिस्पेक्ट भी करना है। कोर्टसी यहाँ पे है। द सेंडर ऑफ द मैसेज शुड बी सिंसियरली पोलाइट, जुडिशियस, रिफ्लेक्टिव एंड इंथुजियास्टिक। जो सेंडर का मैसेज होना चाहिए वो सिंसियरली पोलाइट होना चाहिए और सही होना चाहिए। रिफ्लेक्टिव मतलब कि उसमें कुछ न कुछ झलकता हो, कुछ निकलता हो, कुछ मीनिंग आता हो, और वो इंथुजियाज्म मतलब उत्साहपूर्ण हो। जैसे यहाँ पे कुछ बात करेंगे, इसमें फीचर पे पहले बात कर लें तो उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। टेकिंग इनटू कंसिडरेशन बोथ व्यू पॉइंट्स एंड फीलिंग ऑफ द रिसीवर्स। आपके जो रिसीवर्स हैं, जो आपको सुन रहे हैं, उसको भी ध्यान देना है कि उनका नज़रिया क्या है और उनकी फीलिंग क्या है उस चीज़ को, उस मैसेज को ले करके। कोर्टियस मैसेज इज पॉजिटिव एंड फोकस टू एट द ऑडियंस। जो हमारे कोर्टियस मतलब कि सहानुभूति जिसको बोलते हैं, वही हमारी होती है सहानुभूति, हमको दिखाना है, मतलब कि जो उनकी भावनाएं हैं उनको ठंड नहीं पहुँचानी है। तो उसमें क्या होता है कि वो ऑडियंस को फोकस रखती हैं और उनको पॉजिटिव मैसेज देती हैं। यूज टर्म शोइंग द रिस्पेक्ट फ्रॉम द रिसीवर ऑफ मैसेज। यहाँ पे देखिए कुछ वर्ड यूज किए गए हैं, जैसे आप बोल सकते हैं आई एम सॉरी, प्लीज, थैंक यू, एक्सक्यूज मी, यू आर वेलकम। कुछ सारे वर्ड्स हैं, कोर्टसी वर्ड हैं, आप इससे छोटे नहीं हो जाते, लेकिन ये आपकी रिस्पेक्ट बढ़ा देंगे ऑडियंस की ओर से। तो ये कुछ याद करने हैं, आप इसको समझ सकते हैं इसकी कितनी ज़रूरत है। और यहाँ बात आती है करेक्टनेस।
हमने बात की कंक्रीटनेस, लेकिन करेक्टनेस किस प्रकार से अलग है वो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम बात करते हैं ग्रामेटिकल एरर की, तो यहाँ पे हमको ध्यान देना है कि जो हमारा डिलीवरी है, जो हमारा रिटर्न राइटिंग वर्क है, उसमें कोई भी यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर ना हो। अब यहाँ फीचर्स क्या सकते हैं, द मैसेज इज एग्जैक्ट, करेक्ट एंड वेल टाइम्ड। जो मैसेज है वो एग्जैक्ट होना चाहिए, करेक्ट होइए, और हमको एक अच्छे टाइम के अंदर उसको यहाँ पे डिलीवर कर देना है। करेक्ट कम्युनिकेशन बूस्ट द कॉन्फिडेंस लेवल। अगर हमारा कम्युनिकेशन सही है तो हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करता है, हम उसको अच्छी तरह से डिलीवर कर पाते हैं। और मैसेज, करेक्ट मैसेज क्या होता है कि वो ऑडियंस या रीडर्स को भी इम्पैक्ट देता है, अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। प्रिसीजन एंड एक्यूरेटनेस ऑफ फैक्ट एंड फिगर्स गिवन इंपॉर्टेंस। अगर हम हमारे जो प्रिसाइज, हमारा जो डिलीवरी है, जो हमारा बात जो हम रख रहे हैं वो प्रिसाइज है और वो बिल्कुल से एक्यूरेट, बिल्कुल सही है, फैक्ट के साथ है और फिगर के साथ है, तो उसका महत्वपूर्ण और बढ़ जाता है। तो हमको, और यहाँ पे यूज एप्रोप्रिएट एंड करेक्ट वर्ड, इसके द्वारा हम यहाँ पे करेक्टनेस यूज कर सकते हैं। तो यहाँ कुछ और सारी चीज़ें यहाँ बोला गया, द राइट फॉर्म ऑफ लैंग्वेज एक्यूरेसी एंड एक्सेप्ट वर्ड, सिलेक्ट द राइट लेवल ऑफ लैंग्वेज फॉर योर कम्युनिकेशन आइदर फॉर्मल और इनफॉर्मल। अगर आपका जो लैंग्वेज कम्युनिकेशन है हो सकता है फॉर्मल या इनफॉर्मल, लेकिन हमको जो लैंग्वेज का लेवल है सही लेवल हमको समझना है कि ऑडियंस किस प्रकार के वर्ड को समझ सकती है। रियलाइज द फॉर्मल लैंग्वेज इज मोस्ट ऑफन यूज इन बिजनेस कम्युनिकेशन। ये देखा गया है कि जो बिजनेस कम्युनिकेशन में होता है इधर हम फॉर्मल लैंग्वेज यूज करते हैं। चेक द करेक्ट फिगर्स, फैक्ट एंड वर्ड। हमने कई सारे यहाँ पे ग्राफ दे दिए, हमने बोल दिया कि अधिकतर लोग यहाँ पे कुछ बोल देते हैं, लेकिन उसको हमको यहाँ पे रेफरेंस देना है, फिगर देना है, जो डाटा है उसको हमको चेक भी करना है। गूगल आजकल इंटरनेट बहुत सारी चीज़ें उसको हम चेक कर सकते हैं। जो वर्ड यूज कर रहे हैं उसकी मीनिंग वही निकल रही कि नहीं वहाँ पे, उसको भी हमको चेक करने हैं, क्योंकि एक ही वर्ड कई जगह पे अलग अलग मीनिंग दिखाता है, तो उसको हमको चेक करने हैं। अप्लाई द प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन टू योर राइटिंग। और यहाँ पे जो यही कम्युनिकेशन जो जितने प्रिंसिपल हैं आपको हमको राइटिंग वर्क में भी हमको अप्लाई करने हैं। साथियों ये भी था हमारा कुछ यहाँ पे जो हमको ध्यान देना चाहिए था। तो यहाँ पे हमारा 7 थी आप कम्युनिकेशन, यहाँ पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यहाँ पे ये टर्म खत्म होता है। अब चलते हम दूसरे टॉपिक की ओर, एक छोटा सा है 2-3 स्लाइड का है, उसको आप देखेंगे फिर ये सेशन आपका एंड हो जाएगा। तो आइए चलते हैं अगली की ओर। तो साथियों 7 थी आप कम्युनिकेशन के बाद हमारा एक टॉपिक और रह जाता है, वो होता है हमारा टेक्निकल प्रपोजल। ये क्या होता है साथियों? प्रपोजल तो आप बहुत जानते होंगे, या आप इसको जानते होंगे, आपके माइंड में होगा, लेकिन टेक्निकल प्रपोजल क्या होता है, ये क्या है? प्रपोजल मतलब साथियों किसी को प्रपोज करना है, अपने आइडिया को या फिर अपने एक्सपीरियंस को प्रपोज करना है। लेकिन किस वर्ड में आप टेक्निकल यूज वर्ड हुआ है तो आप उसको वो वाला प्रपोजल मत समझिएगा, या ध्यान दीजिएगा। प्रपोजल इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड प्रपोज विच मीन टू सजेस्ट, टू ऑफर अ सोल्यूशन और टू फॉरवर्ड अ न्यू आइडिया। प्रपोज मतलब क्या है कि यहाँ पे कुछ सजेस्ट कर रहे हैं या फिर किसी सोल्यूशन को हम ऑफर दे रहे हैं कि ये सोल्यूशन है, या फिर किसी एक नए आइडिया को हम किसी के सामने फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो ये हमारा होता है टेक्निकल प्रपोजल। सर ये सिर्फ होता है प्रपोजल। प्रपोजल इज एन एक्ट ऑफ प्रपोजिंग और एनीथिंग प्रपोज। यहाँ पे एक कला है, किसके प्रपोज कर रहे हैं, किसी अपनी बात को किसी के सामने कैसे आप रख रहे हैं। इट इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस लेटर और अ फॉर्मल रिपोर्ट रिटन टू ड्रा द अटेंशन ऑफ द पब्लिक टू एनी इश्यू। समझ रहे हैं ना यहाँ पे कि ये एक बिजनेस लेटर या फिर फॉर्मल रिपोर्ट हो सकता है जो किसी भी एक इश्यू को लेकर के पब्लिक को ध्यान खींचने के लिए लिखा जाता है, या फिर पब्लिक के लिए लिखा जाता है, या फिर आप अथॉरिटी के लिए किसी लिख रहे हैं, तो वहाँ पर हम टेक्निकल प्रपोजल यूज करते हैं। प्रपोजल इज नथिंग बट अ वे टू सेल वंस आइडिया। जी प्रपोजल कुछ नहीं है, लेकिन एक किसी का वो एक कला है, एक तरीका है कि एक आदमी AI पर्सन कैसे अपने विचार को या अपने आइडियाज़ को सेल कर रहा है। क्योंकि आज देखते हैं जितने अच्छे से आप सेल कर पा रहे हो उतनी आपकी मनी मिल रही है। चीज़ वही है, एक आप जानते हो कि एक चाय यहाँ पे आपके गांव में कॉर्नर पे कहीं पे भी बन जाती है गांव में, और एक चाय वहाँ बिकती है जब आप मॉल में जाते हैं, तो दोनों हैं, लेकिन किस प्रकार से प्रपोज कर रहे हैं उसी कारण उसकी कीमत बढ़ी हुई है, तो ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए वहाँ बोला गया कि प्रपोजल कुछ नहीं है, लेकिन वो क्या है कि किसी के आइडिया को सेल करने का तरीका है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ राइटिंग प्रपोजल इज परसुएशन। हम क्या करते हैं, प्रपोजल को राइट करके किसी को हम एग्री करते हैं, किसी को हम अपने आइडियाज़ को शेयर करके उस पर हम उसको एग्री करवाते हैं। इट इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अ न्यू बिजनेस। जी हाँ साथियों, जैसे मैं बात करता हूँ कभी क्लाइंट में क्या होता है, हमको सबसे पहले क्या होता है, उनका जॉब पोस्ट होता है, उनको रिक्वायर होती है, हम क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ प्रपोजल भेजता हूँ उनको। मैं बताता हूँ कि मेरा नाम ये है, मैंने ये प्रपोजल देखा, ये आपका जॉब पोस्ट देखा, मेरे पास ये स्किल्स हैं, मेरी एलिजिबिलिटी है, मेरा एक्सपीरियंस है, ये मैंने कुछ नीचे अटैच किया, उसको देख लीजिएगा। तब उनको क्या, मैं उनको देख रहा हूँ कि वो पहला बिजनेस होता है, क्योंकि उन्होंने जॉब किया, फिर उनके पास कई सारे एप्लीकेशन आएंगे मेरे जैसे, उन्होंने देखेंगे जो उनका एप्लीकेशन
जिसका एप्लीकेशन उनको अट्रैक्ट करेगा वो उसको जॉब दे देंगे या फिर उसको अपना जो प्रोजेक्ट है उसको हैंड ओवर करेंगे। तो यहाँ पे इस प्रकार से हम यहाँ पे एक पहला स्टेप होता है बिजनेस को बढ़ाने के लिए। द एम ऑफ प्रपोजल इज टू ब्रिंग न्यू बेनिफिट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट मे यूज विद इन एज वेल एज आउटसाइड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे आप क्या होता है, यहाँ पे आप इसको कहाँ यूज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी और आउटसाइड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यूज कर सकते हैं। और ये क्या होता है, प्रपोजल क्या होता है, प्रपोजल का मेन एम होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को एक नया बेनिफिट, एक नया मोड़ देना, एक नए लेवल पर ले जाना। अब बात करते हैं कुछ टाइप्स ऑफ प्रपोजल होते हैं, इसको हमको ध्यान देने हैं। कौन कौन से टाइप हैं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। पहला है सॉलिसिटेड प्रपोजल। क्या है सॉलिसिटेड प्रपोजल? यहाँ पे क्या होता है, ए प्रपोजल विच इज रिटन इन रिस्पॉन्स टू समबडीज रिक्वेस्ट। जैसे मैं कह रहा हूँ कि आपको बोलूँ कि आप ये रिक्वेस्ट, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इस टॉपिक पर प्रपोजल लिखिए और हमको भेजिए, तो हो जाता है सॉलिसिटेड प्रपोजल, क्योंकि मैंने आपको रिक्वेस्ट किया लिखने के लिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये अनसॉलिसिटेड भी होता है, मतलब कि an unsolicited proposal is one sent to someone even though they have not asked for it। जैसे हम क्या होते हैं, कभी कभी जॉब के लिए क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे वेबसाइट खोलते हैं, उस पर रिज्यूमे अपना भेज देते हैं, लेकिन उन्होंने आपके लिए रिक्वेस्ट तो नहीं किया, लेकिन आपको चाहिए तो आपने उनको अपना रिज्यूमे भेजा, आपने उसमें अपनी जॉब प्रोफाइल भेजी, तो क्या वो एक अनसॉलिसिटेड प्रपोजल है, मैं आपके पास भेज दे रहा हूँ, जब आपको रिक्वायर होगी आप उसमें जो देख लेंगे। तो क्या है, अनसॉलिसिटेड प्रपोजल का एक फॉर्म है। वहीं पे अगर आपसे पूछा गया कि आपसे कंपनी को मेल है कि अपना रिज्यूमे भेजिए, तो वहाँ पे सॉलिसिटेड हो जाता है। लेकिन जब आपको कोई मेल नहीं है, कोई आपको रिक्वेस्ट नहीं किया, लेकिन आप तब भी भेज रहे हैं कंपनी को, तो अनसॉलिसिटेड प्रपोजल के रूप में जाना जाता है। इंटरनल प्रपोजल क्या होता है, यहाँ पे अगर कोई क्या होता है, ये विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कहीं कोई प्रपोजल है तो इंटरनल प्रपोजल होता है। एक्सटर्नल प्रपोजल क्या हो जाएगा, जब हम ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइड डील कर रहे हैं, वो लोग जो इस ऑर्गेनाइजेशन में अभी नहीं है और हम उनसे डील कर रहे हैं, तो हमारा एक्सटर्नल प्रपोजल हो जाता है। और फॉर्मल प्रपोजल क्या होता है, दिस इज द टाइप ऑफ लॉन्ग प्रपोजल विद द डिटेल डिस्कशन। फॉर्मल क्या होता है कि हम उसमें डिटेल डिस्कशन करते हैं, और लॉन्ग प्रपोजल होता है तो उसको फॉर्मल बोल सकते हैं। इन फॉर्मल में क्या होता है, ये कैटेगरी कम शॉर्ट प्रपोजल इंक्लूडिंग स्मॉल प्रोजेक्ट्स एंड टॉपिक्स। इसमें कुछ छोटा सा होता है, छोटा सा आप अपना प्रपोजल देखते हैं, उसमें कुछ प्रोजेक्ट डाल देते हैं, कुछ टॉपिक्स में होता है, तो टाइप्स ऑफ प्रपोजल हो जाता है। और की जाता है स्ट्रक्चर ऑफ प्रपोजल राइटिंग, क्योंकि जब मैंने पिछला पार्ट में वीडियो बनाया था तो उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर दिखाए थे, जिसमें मेनली 3 चीज़ बोला था। किसी भी प्रपोजल या किसी भी चीज़ में क्या 3 चीज़ होते हैं, एक होता है फ्रंट मैटर, सेकंड होता है हमारा मेन टेक्स्ट या फिर बॉडी, जिसको बोलते हैं बॉडी बोलते हैं, या फिर और लास्ट होता है हमारा एंड मैटर। एक बार रिवाइज हो जाएगा आपका। तो हमारा होता है 3 चीज़ें। तो इस प्रकार से हमारा जो स्ट्रक्चर प्रपोजल राइटिंग है, प्रपोजल राइटिंग में भी कुछ यहाँ पे होते हैं। जैसे आप देखते हैं, पहला हमारा होता है टाइटल पेज। प्रपोजल में हमारा टाइटल पेज होता है। इट कंटेन्स द टाइटल ऑफ प्रपोजल, द नेम ऑफ द पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन टू होम द प्रपोजल इज बीइंग सबमिटेड, द नेम ऑफ प्रपोजल राइटर एंड डेट। अब हम कोई प्रपोजल यहाँ पर सबमिट करें तो उस पर टाइटल क्या है वो लिखा रहेगा, हम किस पर्सन के, किस ऑर्गेनाइजेशन को इसको सबमिट करने वाले उसका लिखा रहेगा, और कौन प्रपोजल का राइटर कौन है और डेट, ये हमारा टाइटल पेज पे होता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा टेबल ऑफ कंटेंट। आप जानते हैं जिसको हम विषय सूची बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं, कि किस पेज पर हमारा क्या कंटेंट यहाँ पे राइट डाउन हुआ है, हमने किस चीज़ को डिस्कस किया है। तो यह हमारा आता है टेबल ऑफ कंटेंट में। आगे बात करते हैं लिस्ट ऑफ फिगर। इट इंक्लूड अ लिस्ट ऑफ टेबल, ग्राफ, फिगर्स, चार्ट्स यूज्ड इन द प्रपोजल। तो ये सारी चीज़ हम यहाँ पे कुछ फिगर या फिर डाटा जो होते हैं वो सारी हमारे लिस्ट ऑफ फिगर हम उसको यहाँ पे लिस्ट करते हैं। अब्स्ट्रैक्ट आता है लास्ट में समरी, हमने क्या डिस्कस निकाला या फिर इस प्रपोजल का लास्टली निष्कर्ष क्या है, मैं यहाँ पे किस लिए लिख रहा हूँ। इट हाईलाइट द मेजर पॉइंट्स ऑफ द प्रपोजल, क्योंकि यहाँ पे अधिकतर लोग, अगर आपका जो फार्मल होता है और अगर लॉन्ग प्रपोजल है तो कोई पर्सन क्या करता है, डायरेक्ट अब्स्ट्रैक्ट समरी पे रीड करता है। मेथोडोलॉजी, यहाँ पे ये बोला जाता है कि आप डाटा कलेक्शन किस प्रकार से किए हैं, उसके जो आपने प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट किया, किस प्रकार से उसको सॉल्व किया, किसका निरीक्षण किया, उसका जो मेथड है वो क्या है, तो यहाँ पे इसको लिखते हैं। फिर इंट्रोडक्शन, इट गिव्स द बैकग्राउंड, स्टेट ऑफ द पर्पज एंड डिस्कस ऑफ द स्कोप, ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर आता है आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, कि आपका प्रॉब्लम क्या था, कि आप किस स्टेटमेंट पर आपने काम किया, फिर रिकमेंडेशन आता है, फिर कंक्लूजन होता है। ये सारी चीज़ें आपको बताने की जरूरत नहीं थी, आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना था किस प्रकार से यहाँ पे हम प्रपोजल राइटिंग करते हैं। तो साथियों ये था हमारा कुछ की बातें, यहाँ पे हम आप ख़त्म करते हैं। हमारा यूनिट 2 आज हमारा ख़त्म हो जाता है। मैं अगला वीडियो हमारा जो होगा यूनिट 3 का होगा। तो उम्मीद करता हूँ हमारे साथ बने रहेंगे और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर लिए होंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि आगे वीडियो
आने वाली वीडियो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि उनको भी बहुत ज़रूरत है आप जैसे, आपको उनको भी एग्जाम में स्कोर करना है। और यदि आपके पास कोई और क्वेरी हो, कुछ और मांगे हो, तो आप कमेंट में करिएगा, हम आगे आपकी हेल्प करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। साथियों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।